How are you all? I hope you are very well. My name is Akash Raghav. Welcome to YouTube channel डॉक्टर देवेंद्र पाल सरस्वती विद्या मंदिर। विद्यार्थियों, आज के ऑनलाइन क्लास में मैं आपको एक न्यू लेसन लेकर आया हूँ 12th क्लास में। और जो हमारा लेसन है आज का ह्यूमन रिप्रोडक्शन, आज हम आपको ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में बताएंगे और समझाएंगे कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन कैसे होता है और ये क्यों महत्वपूर्ण है हमारी लाइफ में। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस यूट्यूब चैनल में इस अध्याय में कि इसमें हमें ये टॉपिक इस लेसन में हमें पढ़ने हैं। और पहला जो हमारा टॉपिक है स्टूडेंट, मानव जनन एवं लैंगिक द्विरूपता। और दूसरा टॉपिक है स्टूडेंट हमारा जनन इकाइयाँ तथा जनन अंग। तीसरा टॉपिक है स्टूडेंट हमारा नर जनन तंत्र। और चौथा टॉपिक है स्टूडेंट हमारा मादा जनन तंत्र। और पांचवा हमारा टॉपिक है युग्मक जनन। युग्मक जनन में स्टूडेंट 2 स्टेप होते हैं। पहला स्टेप हमारा है शुक्र जनन और दूसरा स्टेप है स्टूडेंट हमारा अंड जनन। और जो हमारा इस लेसन का जो लास्ट टॉपिक होगा स्टूडेंट, वो होगा स्त्रियों में मासिक चक्र या फिर आवर्त चक्र। हम आपको ये टॉपिक हम आपको इस लेसन में समझाएंगे और पढ़ाएंगे। सबसे पहले फर्स्टली हम बात करते हैं स्टूडेंट मानव जनन एवं लैंगिक द्विरूपता। मानव जनन स्टूडेंट, मानव जनन क्या है? मानव जनन स्टूडेंट एक ऐसी प्रोसेस है जो अपनी पीढ़ी को बनाने में मददगार होती है या अपने जैसी क्षमता को बनाएं आप। अगर मानव जनन अगर होता है ह्यूमन बॉडी में, अगर हम लोग जनन करते हैं तो जनन करने के लिए हमें 2 डिफरेंट बॉडी की ज़रूरत पड़ती है, एक मेल और एक फीमेल। जब हमें 2 डिफरेंट बॉडी की ज़रूरत पड़ेगी मानव जनन के लिए, तो उस जनन से एक न्यू लाइफ का निर्माण होगा। जैसे कि हम कह सकते हैं एक बेबी, और बेबी में ही यही फिर प्रोसेस चलेगी, वो भी जनन करेंगे। तो ये पीढ़ी दर पीढ़ी ये जनन की प्रोसेस चलती रहती है। तो हम कह सकते हैं कि मानव जनन में क्या होता है स्टूडेंट, 2 डिफरेंट बॉडी की ज़रूरत पड़ेगी, एक नर और एक मादा। तो नर में स्टूडेंट्स क्या होता है, अंग होते हैं, कुछ लैंगिक अंग होते हैं, मादा में भी लैंगिक अंग होते हैं, दोनों सक्रिय होते हैं। एक उम्र होती है, एक एज होती है सक्रिय होने की, जो जनन में मददगार होते हैं। स्टूडेंट हम बात करें कि मानव जनन एवं लैंगिक द्विरूपता। लैंगिक द्विरूपता क्या है? लैंगिक मतलब सेक्सुअल और द्विरूपता मतलब 2 रूप। तो लैंगिक जनन जब हम करेंगे तो 2 रूप होंगे, मेल और फीमेल। तो 2 रूप हो गए। लैंगिक जब होगा जनन, जब 2 रूप होंगे, मेल होगा और एक फीमेल होगा। जब मानव जनन स्टूडेंट होता है, यह जनन इंटरनल होता है। जो हमारे बॉडी में, मेल बॉडी में जो स्पर्म प्रोड्यूस होते हैं और फीमेल बॉडी में और ओवम प्रोड्यूस होते हैं, तो स्टूडेंट जो स्पर्म होते हैं वह मोटाइल होते हैं और जो ओवम होते हैं वो इमोटाइल होते हैं, वो मोटाइल नहीं होते। स्टूडेंट जो स्पर्म है वो ही मूव करके जाता है टेल की हेल्प से। तो हम ये कह सकते हैं स्टूडेंट कि लैंगिक द्विरूपता जो होती है वो मानव में नर और मादा होते हैं, दोनों 2 डिफरेंट बॉडी होंगी। उन दोनों के मिलने से क्या होगा स्टूडेंट, जनन होगा और जनन से एक न्यू लाइफ का निर्माण होगा। स्टूडेंट हम बात करें जनन इकाइयाँ। जनन इकाइयाँ क्या हैं स्टूडेंट? जनन इकाइयाँ जो जनन की यूनिट होती हैं स्टूडेंट्स, जैसे एक तथा जनन अंग। मैंने आपको बताया टेस्टिस। टेस्टिस क्या है? हमारे जनन अंग हैं जो मनुष्य में होते हैं, नर में, और मादा में ओवरी होती हैं, ये आपको पता है। और जनन इकाइयाँ जैसे आपके स्पर्म और ओवम, ये 2 चीज़ें होती हैं, ये युग्मक होते हैं स्टूडेंट। तो ये दोनों पार्टिसिपेट करते हैं और पार्टिसिपेट करके एक न्यू लाइफ का निर्माण करते हैं।
जैसा कि मैं आपको यहाँ एक डायग्राम के द्वारा समझाना चाहता हूँ। देखिए स्टूडेंट, जैसा कि यहाँ पे मैं बता रहा हूँ आपको, मेल और फीमेल दो डिफरेंट बॉडी होती हैं स्टूडेंट, और दो डिफरेंट बॉडी में क्या होगा स्टूडेंट, यहाँ क्या होगा, टेस्टिस होगी मेल में, और यहाँ क्या होगा स्टूडेंट, ओवरी। टेस्टिस में स्टूडेंट जर्मिनल सेल होंगी, ओवरी में स्टूडेंट जर्मिनल सेल होंगी। ये सेल डिप्लॉयड होती हैं। कैसी होती है स्टूडेंट, डिप्लॉयड। और ये वाली सेल भी कैसी होती हैं, डिप्लॉयड होती हैं। टेस्टिस से स्पर्म का निर्माण होता है स्टूडेंट, ओवरी से ओवम का निर्माण होता है स्टूडेंट। ओवम सिंगुलर, ओवा प्लूरल। तो यहाँ स्पर्म हमारा हैप्लॉइड होगा, ओवम भी हैप्लॉइड होगा। हम स्पर्म को गैमीट कह सकते हैं, ओवम को गैमीट कह सकते हैं, मेल गैमीट और फीमेल गैमीट। जब ये दोनों स्टूडेंट्स ओवम और स्पर्म मिलते हैं तो एक गोल स्ट्रक्चर की जैसी एक संरचना बनती है जिसका नाम जाइगोट है। यह स्टूडेंट्स डिप्लॉयड सेल है। स्टूडेंट्स स्पर्म हैप्लॉइड है, ओवम भी हैप्लॉइड है। जब ये दोनों मिलते हैं तो जाइगोट बनता है और हम इसको कहते हैं फर्टिलाइजेशन या फ्यूजन। मेल गैमीट एंड फीमेल गैमीट के मिलने की क्रिया क्या कहलाती है, फर्टिलाइजेशन कहलाती है। और बनता क्या है, आपका जाइगोट बनता है। मेल टेस्टिस से स्पर्म बनने की क्रिया स्पर्मेटोजेनेसिस कहलाती है। मेल टेस्टिस से स्पर्म बनने की क्रिया स्पर्मेटोजेनेसिस कहलाती है और स्टूडेंट्स ओवरी से ओवम बनने की क्रिया oogenesis कहलाती है। समझ में आ गया स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स क्या होता है, यहाँ जाइगोट में डिवीजन होता है, विभाजन। हम क्या कहते हैं, विभाजन कहते हैं। यहाँ विभाजन होगा स्टूडेंट, तो ये सेल जो है सर स्टूडेंट्स, ये न्यूक्लियस ये डिवाइड होगा। ये सेल आपकी 2 सेल में बढ़ जाएगी और स्टूडेंट ये 2 सेल स्टेज कहलाती है। स्टूडेंट अगर देखा जाए, जब स्पर्म और ओवम जब मिलता है तो जाइगोट बनता है। अगर हम रियल बात कहेंगे स्टूडेंट कि बेबी की लाइफ कहाँ से स्टार्ट होती है, वो जाइगोट से ही स्टार्ट हो जाती है बेबी की लाइफ। और स्टूडेंट टेस्टिस से स्पर्म बनता है और स्पर्म ओवरी से ओवम बनता है और स्टूडेंट स्पर्म और ओवम के मिलने की प्रक्रिया में जाइगोट का बनने के लिए समय आपका 1 मंथ का लगता है।
1 महीने का समय। वन मंथ का आपका समय लगेगा स्पर्म और ओवम के मिलने के बाद में जाइगोट बनने में। कितना समय लगेगा? 1 महीना। अगर हम कहें कि ये जाके अगर सेट हो जाता है यूट्रस में तो प्रोसेस का टाइम कितना है और कैसे होगा, तो स्पर्म जाके तो इससे फ्यूज़न हो जाएगा और फ्यूज़न होने के बाद में जाइगोट आपका बन जाएगा। स्टूडेंट देखिए यहाँ इसमें फिर विभाजन होगा और विभाजन होने से यह सेल आपकी 4 पार्ट में डिवाइड हो जाएगी। इसे हम 4 सेल स्टेज कहते हैं। इसी के अनुसार स्टूडेंट्स ये आपकी 4 से 8 सेल में 8 सेल स्टेज कहते हैं इसे। 8 सेल में डिवाइड हो जाएगी स्टूडेंट्स। इन सभी में क्या होता है स्टूडेंट? डिवीज़न हो रहा है और जब इसमें डिवीज़न होगा तो यह सेल आठ से 16 सेल स्टेज होती है। इसके बाद में स्टूडेंट्स फिर इस सेल में डिवीज़न होता है और डिवीज़न होने के बाद में यह सेल बत्तीस सेल में बदल जाती है और जब स्टूडेंट फिर इसमें डिवीज़न होगा तो यह सेल चौंसठ सेल में चेंज हो जाएगी। स्टूडेंट 64 सेल के बाद में आपकी जो अवस्था आती है ब्लास्टूला। फिर इसके बाद में स्टूडेंट ये सेल आपकी जो चेंज हो जाएगी वो इस प्रकार की आकृति में चेंज हो जाएगी। इस प्रकार से सेल अरेंज हो जाएगी। एक गेंद की आकृति, जैसे कि गेंद में सारी चीज़ें भर जाती हैं, इस प्रकार से ये सेल अपना रूप ले लेगी और लेने के बाद में स्टूडेंट्स इसका नाम है ब्लास्टूला। ये सेल स्टूडेंट फिर चेंज होगी और चेंज होने के बाद ये सेल इस प्रकार से अरेंज होगी। मॉर्यूला इस अवस्था को बोलते हैं, इसका नाम मॉर्यूला। और इसके बाद में स्टूडेंट जो लास्ट स्टेज आपकी गैस्ट्रूला। ये बीच में कैविटी होती है, सील कहते हैं इसे। इसके बाद में स्टूडेंट ये मॉर्यूला अवस्था आपकी यूट्रस में जाके सेव हो जाएगी और होने के बाद में क्या होगा, सेट होने के बाद में सेव होने के बाद में क्या होगा स्टूडेंट, इसमें चेंजेस होने लगेंगे और यह अवस्था चेंज होने लगेगी, एम्ब्रियो का निर्माण करेगी और एम्ब्रियो में डेवलपमेंट होंगे। फिर एक पूर्ण बेबी के रूप में बॉडी चेंज हो जाती है और ऑर्गन्स का, अंग का निर्माण हो जाता है। हमारी जो पूरी बॉडी बनी होती है सेल से मिलकर बनी होती है स्टूडेंट्स। आपको पता है स्टूडेंट्स सेल्स मिलकर टिश्यू बनाती हैं, टिश्यू मिलकर ऑर्गन बनाते हैं, ऑर्गन मिलकर ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। इस प्रकार से हमारी बॉडी का अरेंजमेंट स्टूडेंट्स होता है।
तो हमारी बॉडी जो मिलकर बनी हुई है वो सेल से मिलकर बनी हुई है स्टूडेंट। तो सेल्स टिश्यू बनाएंगे, टिश्यू से ऑर्गन बनेंगे, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनेगा। तो इस प्रकार से पूरी ह्यूमन बॉडी में जो चेंजेस होते हैं, जो फर्टिलाइजेशन के बाद में एक बेबी का निर्माण होता है, वो इस प्रकार से होता है। स्टूडेंट मैं एक बार फिर आपको रिपीट करता हूँ ये कि मेल में टेस्टिस होती हैं और उनमें जर्मिनल सेल्स होती हैं, डिप्लॉयड हैं, और टेस्टिस से स्पर्म बनता है और वह हैप्लॉयड होता है स्टूडेंट्स। मेल टेस्टिस से स्पर्म बनने की क्रिया स्पर्मेटोजेनेसिस कहलाती है, और स्पर्म को हम गैमीट कह सकते हैं, युग्मक कह सकते हैं, या हम इसे मेल गैमीट कहेंगे। और इसी प्रकार से स्टूडेंट एक फीमेल में ओवरी होती हैं और ओवरी से आपका ओवम बनता है, वह हैप्लॉयड होता है। फीमेल ओवरी से ओवम बनने की क्रिया oogenesis कहलाती है स्टूडेंट्स। और ओवरी में जो सेल्स होती हैं वो डिप्लॉयड होती हैं, जर्मिनल सेल्स होती हैं, ये आप ओवम को जन्म देती हैं स्टूडेंट्स। और स्पर्म और ओवम दोनों हैप्लॉयड और हैप्लॉयड जब दोनों मिलते हैं तो दोनों डिप्लॉयड बना लेते हैं। हैप्लॉयड का मतलब क्या है स्टूडेंट्स? देखिए हैप्लॉयड का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? हैप्लॉयड का मतलब है HA हाफ, हाफ का मतलब आधा, और पोलॉइडी का मतलब होता है नंबर ऑफ क्रोमोसोम, नंबर ऑफ क्रोमोसोम। तो स्टूडेंट ये कहते हैं कि बॉडी में क्रोमोसोम्स का नंबर कितना है। तो हैप्लॉयड में जब अगर बॉडी होती है तो उसमें 23 क्रोमोसोम्स होते हैं, और डिप्लॉयड में स्टूडेंट्स, डिप्लॉयड में डाई, डाई का मतलब 2, पोलॉइडी मतलब नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स का सेट कितना होगा? डबल होगा। तो डबल इसका कितना हो गया? 46। तो यहाँ पे डिप्लॉयड सेल में कितने होंगे? 46 होंगे। तो हैप्लॉयड सेल में कितने होते हैं? 23 होंगे, और 23 इसमें होंगे। जब स्पर्म और ओवम जब मिलेंगे तो जाइगोट में कितने क्रोमोसोम्स की संख्या होगी? आपकी सी 46 होगी। जब 46 होगी, इसमें विभाजन कौन सा होगा? अर्धसूत्री विभाजन तो होगा नहीं, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि अर्धसूत्री विभाजन क्या होता है स्टूडेंट्स? अर्धसूत्री, और एक होता है स्टूडेंट समसूत्री। अर्धसूत्री में स्टूडेंट्स जो क्रोमोसोम्स होते हैं उसका आधा होता है, आधे बनेंगे, और समसूत्री में समान विभाजन होता है। सपोज कीजिए यहाँ पे अगर ये इसमें अगर 46 क्रोमोसोम्स हैं और इसमें अर्धसूत्री विभाजन हो, तो जो क्रोमोसोम्स की संख्या होगी जो नई सेल में कितनी होगी? आधी होगी। अर्धसूत्री विभाजन हो रहा है तो आधा हो रहा है, तो 46 का कितना हो जाएगा? 23। अगर मैं कहूँ कि यहाँ पे समसूत्री विभाजन हो रहा है, तो समसूत्री विभाजन का मतलब है कि समान विभाजन हो रहा है, कि जो 46 है तो इसमें 2 सेल बनी है, तो 2 सेल इसमें भी 46 होगा और इसमें भी 46 होगा। क्योंकि यहाँ पे एक बिंदी जो लगी है ना स्टूडेंट, इसका बहुत बड़ा महत्व है। ये केंद्रक है, और केंद्रक में DNA RNA प्लस दोनों चीज़ होती हैं, तो ये ज़्यादातर इसका मेन फंक्शन रोल प्ले करता है इस सेल का। हर सेल में एक न्यूक्लियस का होना बहुत ही ज़रूरी है। स्टूडेंट आपने 9th क्लास की किताब में भी पढ़ा है, 10th की में पढ़ा है, 11th 12th में भी आपने पढ़ा होगा, अगर आपने ठीक से देखा होगा कि न्यूक्लियस की सेल में होता है, कि सेल की खोज किसने की? न्यूक्लियस की खोज किसने की? सेल की खोज किसने की? रॉबर्ट हुक ने की। और न्यूक्लियस की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की। तो आपने ये चीज़ें पढ़ी होंगी हाई स्कूल में 9th में, तो ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए कि भाई न्यूक्लियस का क्या मतलब है सेल के अंदर। अगर न्यूक्लियस नहीं है सेल के अंदर तो सेल अधूरी मानी जाती है, क्योंकि न्यूक्लियस क्या होता है? सबसे मेन चीज़ होती है जो मेन रोल प्ले करता है सेल के अंदर। तो इसी प्रकार से मैंने आपको बताया अर्धसूत्री विभाजन और समसूत्री विभाजन। स्टूडेंट कभी कभार क्या होता है 11th क्लास में भी आपको अर्धसूत्री और समसूत्री विभाजन में अंतर करने के लिए आ जाता है एक लॉन्ग क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। तो इसी प्रकार से जब ये जाइगोट से जब 2 सेल बनेगी, 2 सेल बन जाएंगी, और 2 सेल से आपकी 4 सेल बनेंगी, समान विभाजन होगा, और 4 से आपकी 8 बनेंगी, 8 से आपकी 16 सेल बनेंगी, 16 से आपकी 32 सेल बनेंगी, 32 से आपकी 64 सेल बनेंगी। 64 सेल के बाद में जो अवस्था आती है स्टूडेंट, एक जैसे एक सेल अरेंज हो जाती हैं, भर जाती हैं एक बॉल की तरह, जो अवस्था होती है उसे हम नाम देते हैं ब्लास्टूला। और स्टूडेंट उसके बाद में जो अवस्था आती है, एक कैविटी बनने लगती है हल्के हल्के, उसका नाम है अवस्था का मॉर्यूला। उसके बाद में जो अवस्था आती है वो होती है आपकी गैस्टूला, और बीच में जो जगह खाली होती है उसे हम सील कहते हैं, गड्ढा कहते हैं, कैविटी कहते हैं, तो उसे हम गैस्टूला कहते हैं। इसके बाद में यह अवस्था चेंज होती है एम्ब्रियो में। ये किस में चेंज हो जाएगी स्टूडेंट्स? भ्रूण में चेंज हो जाएगी आपकी। किस में चेंज हो जाएगी? भ्रूण में। और ये भ्रूण यूट्रस में जाकर सेट हो जाएगा,
किस में सेट हो जाएगा, यूट्रस में जाकर सेट हो जाएगा। और स्टूडेंट्स ये आपके चेंजेस और ये आपके इसमें परिवर्तन इसमें होने लगेंगे इसकी बॉडी में मंथली बाई मंथली। और ऑर्गन्स का, अंगों का, आपके हेयर, नोज, ईयर, ये सारी चीज़ों का निर्माण शुरू हो जाता है स्टूडेंट। तो मैंने आपको पूरी प्रोसेस ये समझाई है, मानव जनन, लैंगिक द्विरूपता, जनन इकाइयाँ तथा जनन अंग। इसके बाद में देखते हैं हम अभी आगे। जैसे कि स्टूडेंट मैंने आपको बताया और मैं अब आगे को आपको बताने जा रहा हूँ स्टूडेंट कि प्राथमिक जनन अंग क्या हैं। प्राथमिक, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन स्टूडेंट्स हमारे टेस्टिस ही हैं। क्या है, टेस्टिस मेल में, और फीमेल में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ओवरी है। स्टूडेंट ये सक्रिय कब होती हैं? स्टूडेंट ये सक्रिय जो होती है मेल में आपकी 13 से 14 वर्ष की उम्र में होती हैं बॉयज़ में। और स्टूडेंट ये कब होती हैं ओवरी फीमेल में सक्रिय? ये 12 से 13 वर्ष की उम्र में होती हैं। स्टूडेंट जब प्यूबर्टी आती है मेल एंड फीमेल में तो क्या होता है स्टूडेंट? बहुत खतरनाक स्टेज है और बहुत ही अच्छी स्टेज भी है ये। और अगर हम बात करें कि मेल में प्यूबर्टी अगर 12-14 साल की उम्र में, 13-14 साल की उम्र में अगर प्यूबर्टी आती है तो क्या चेंजेस होते हैं स्टूडेंट? ये अवस्था जो होती है बहुत अच्छी अवस्था होती है। इस अवस्था में क्या स्टूडेंट्स कि जो बच्चे की बॉडी में जो होते हैं वो चेंजेस आते हैं। जब ये परिपक्व होती है, ये मेच्योर, जब मेच्योर होती है, मेच्योर से, तो क्या होता है स्टूडेंट? इसकी बॉडी में क्या होता है? चेंजेस आते हैं। भारी आवाज़ का हो जाना, मेल की बॉडी में क्या होगा? भारी आवाज़ हो जाएगी। और दाढ़ी मूंछों का निकल आना, शोल्डर्स चौड़े हो जाना, ये चीज़ें क्या होती हैं स्टूडेंट? ये इसमें प्यूबर्टी के टाइम पे ही क्या होता है? 13-14 वर्ष की उम्र में ये लक्षण उत्पन्न होने लगते हैं स्टूडेंट। और क्या होता है? टेस्टिस क्या होती हैं? सक्रिय हो जाती हैं, स्पर्म का निर्माण करती हैं। और जब स्पर्म का निर्माण करती हैं तो स्टूडेंट से क्या होता है कि जो हमारी बॉडी में जो हार्मोन्स हैं वो उत्सर्जित होने लगते हैं, सिक्रीट होने लगते हैं और बॉडी में बनने लगते हैं स्पर्म। और स्पर्म बनते हैं तो जो हमारी मानसिक जो संतुलन होता है वो थोड़ा अरेंजमेंट कैसा होता है मानसिक संतुलन का? हल्का सा बिगड़ जाता है। हमारी जो आकर्षण है वो ज़्यादातर क्या होता है? हमारा दूसरी तरफ चला जाता है। स्टूडेंट जैसे कि हम बात करें कि फीमेल ओवरी जब सक्रिय होती हैं 12 से 13 वर्ष की उम्र में तो क्या होता है इसमें क्या चेंजेस होते हैं? पतली आवाज़ हो जाती है और जिनका ये पेल्विक गर्डल होता है ये क्या होता है? ये चौड़ा होने लगता है और चेस्ट के बढ़ जाते हैं, इनके चेस्ट भी बढ़ जाता है। तो ये थोड़े ऐसे होते हैं जो इनमें लक्षण आपको देखने को मिलेंगे प्यूबर्टी के टाइम पे स्टूडेंट्स। अगर बात करेंगे स्टूडेंट जब ओवरी सक्रिय हो रही हैं तो क्या बन रहा है इनमें? तो ओवम बनेगा। और जब ओवम बन रहा है इनमें तो इनकी भी जो इमोशनल होते हैं स्टूडेंट वो भी चेंज होने लगते हैं। तो 12-13 साल की उम्र में लड़कियों में भी क्या होता है? इमोशनल भी चेंज होने लगते हैं। और लड़कों में 13-14 साल की उम्र में जब स्पर्म बनते हैं टेस्टिस से या ओवरी से ओवम बनते हैं तो क्या होता है? इमोशनल चेंज होने लगते हैं। दोनों के लिए अट्रैक्टिव क्या होता है? फोर्स लगने लगता है एक दूसरे के तरफ आकर्षित होने का। क्या होता है? ये सब हार्मोन्स का एक खेल है। जब ये सक्रिय होती हैं ये तभी होता है स्टूडेंट, ये इस उम्र से पहले ये ऐसा नहीं होता बॉडी में चेंजेस। क्यों होता है ये चेंजेस? जब होगा जब ये हार्मोन्स सिक्रीट होंगे, जब ओवम ओवरी सक्रिय हो जाएगी, टेस्टिस हो जाएगी, इसमें क्या होगा? प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन हार्मोन्स निकलने लगेंगे। इसमें क्या होगा? आपका स्पर्म जो बनेगा उससे हार्मोन्स निकलेंगे। क्या होगा? तो ये क्या होगा? ये सक्रिय होने लगेगा फीमेल बॉडी की तरफ। और फीमेल बॉडी किसकी तरफ सक्रिय होने लगेगी? मेल की तरफ, क्योंकि थोड़े इमोशनल इस बॉडी में आने लगते हैं इस उम्र में प्यूबर्टी के टाइम पे स्टूडेंट। ये आपका क्या है? आपका लैंगिक द्विरूपता मैंने बताया और ये प्यूबर्टी के बारे में मैंने आपको बताया स्टूडेंट। हम बात करते हैं सेकेंडरी जो क्या होते हैं अंग कौन से होते हैं? सहायक अंग कौन से होते हैं? मेल में अगर हम बात करें सहायक अंग, जैसे आप पढ़ेंगे आगे को अभी, जैसे प्रोस्टेट ग्लैंड है, काउपर्स ग्लैंड है। ये दो प्रकार की ग्लैंड हैं जो सहायक है। ये सहायक है, ये अम्लीय माध्यम पैदा करती है और ये क्षारीय माध्यम पैदा करती है। ये ह्यूमन बॉडी की स्पर्म जो प्रोड्यूस होता है वो अम्लीय माध्यम और क्षारीय माध्यम से होकर आता है। और
स्पर्म जो होगा हमारा वो क्षारीय माध्यम ही होगा स्टूडेंट, और यूरिन भी जो पास होता है वो क्षारीय माध्यम से ही होता है, क्योंकि कॉपर ग्लैंड क्षारीय माध्यम को। स्टूडेंट जैसा कि मैंने बताया कि आपको सहायक जो ग्रंथियां हैं वो एक प्रोस्टेट ग्लैंड है और एक काउपर ग्लैंड है टेस्टिस में। तो मैंने बताया कि स्पर्म जो है पहले अम्लीय माध्यम में से आता है और फिर क्षारीय माध्यम में से आता है। तो स्टूडेंट इसी प्रकार से जो यूरिन है वह आएगा प्रोस्टेट ग्लैंड में तो अम्लीय माध्यम में से आएगा, और फिर काउपर ग्लैंड में की जो माध्यम में से आएगा तो क्षारीय में से आएगा, लेकिन यूरिन जो पास होता है बाहर होता है तो वो अम्लीय माध्यम में होता है स्टूडेंट। जैसा कि मैं आपको बताऊं कि ओवरी में जो आपकी जो सहायक जो ग्रंथियां होंगी, जैसे आपकी जो फैलोपियन ट्यूब है, आपकी स्थमस है, ये आपकी क्या होंगी, इसमें आपकी ये सहायक जनन ग्रंथियां होंगी। और इसमें अगर हम बात करें कि ओवरी और टेस्टिस, ओवरी और टेस्टिस में दोनों में बहुत ही अंतर है, क्योंकि वो फीमेल बॉडी में है और ये मेल बॉडी में। ये स्पर्म बनाएगा और ओवरी आपकी ओवम बनाएगी। इसी प्रकार से हमने आज आपके इस लेसन में जो टॉपिक पढ़े हैं मानव जनन एवं लैंगिक द्विरूपता और जनन इकाइयाँ तथा जनन अंग। हमने आपको बताया कि मानव जनन कैसे होता है, इस प्रोसेस के द्वारा आपको समझाया स्टूडेंट। इसके बाद में आपके लिए हम अगली वीडियो में जो टॉपिक को डिस्कस करेंगे वो हमारा होगा नर जनन तंत्र। आपको जो टॉपिक लेकर आएंगे हम नर जनन तंत्र आएंगे। और स्टूडेंट और इस वीडियो में अगर आपको नहीं समझ में आया हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं और मुझे बता सकते हैं, और मैं इस वीडियो से और अच्छी बेस्ट वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। अगर नहीं समझ में आई ये वीडियो तो आप इस वीडियो को बार बार देखें और कई बार देखें, और आपको इस वीडियो की PDF फाइल आपको सेंड कर दी जाएगी स्टूडेंट। और ठीक प्रकार से इस वीडियो को सही प्रकार से देखें और PDF फाइल भी अच्छे राइटिंग में आप इसको बनाएं।